नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास के बारे में। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें, उच्चारणम गुरुतः मतलब उच्चारण करो। ऊपरी, निश्चय, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चः, अलम, पुनः, एकदा। आगे देखते हैं। अब दूसरा में दे रखा है। अब दूसरे में क्या दे रखा है कि मंजूषात अव्यपदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कि ये हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को यूज करते हुए हमें वाक्यों को पूरा करना है। पहला हमें दे रखा है कि वृक्षस्य डैश खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर, तो क्या आएगा ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, पक्षी निवास करते हैं। डैश विवादेन, डैश विवादेन झगड़ा मत करो, क्या आएगा इसमें, अलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलम। डैश विवादेन अलम मतलब झगड़ा मत करो। वर्षा काले ग्रहत डैश माँ गच्छ, वर्षा काले मतलब वर्षा के समय, ग्रहत मतलब घर से, डैश मतलब डैश, माँ गच्छ मतलब घर से बाहर मत जाओ। तो बही, वर्षा काले ग्रहत बही माँ गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। आज्ञा में दे रखे कि मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति मतलब मंच के नीचे, मंच के नीचे, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः मतलब श्रोता, उपविष्टा मतलब बैठे, सन्ति मतलब हैं। मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं, श्रोता मतलब सुनने वाले बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से डैश प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर, अंत मतलब अंदर, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इसमें क्या देखें, अशुद्धम पदम चिन्होत। अब इनमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें अशुद्ध शब्द चुनना है। अब पहले में हमें क्या दे रखे, गमंती, यछंती, पृछंती और धावंती। अब इसमें देखो जितने भी हमें दे रखे हैं सारे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक गलत है, वो ये है गमंती, क्योंकि गम धातु को गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गच्छन्ति, तो इसलिए हमारा गलत शब्द क्या है यहाँ पर, गमंती। उसके बाद आगे हमें दे रखा है रामेन, ग्रहण, सर्वेन, गजेन। तो इसमें जो ये शब्द यूज कर रखे हैं इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें बाकी सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज गलत है, ये है गजेन। बस यहाँ पर क्या आएगा, न आना चाहिए था, गजेन, तो इसलिए हमारा क्या है, ये गलत है, गजेन। आगे देखते हैं लत्या, मात्या, रम्या, निश्या। तो ये सारे जो शब्द हैं इनमें से एक शब्द गलत है, वो क्या है इसमें, मात्या। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति में मात्रा होता है इसमें, तो इसलिए हमारा क्या है यहाँ पर ये गलत है, मात्या। उसके बाद चौथे में हमें क्या दे रखा है, लते, रमे, माते, प्रिय। ये सारे जो हैं संबोधन वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से एक चीज गलत है, वो क्या है, ये माते गलत है यहाँ पर। क्यों गलत है, क्योंकि माता को एक वचन में क्या बोलते हैं, मात्रे, इसलिए यहाँ पर ये माते गलत है। तो हमारा गलत शब्द क्या है यहाँ पर, माते। उसके बाद यहाँ पर है लिखंती, गर्जंती, फलंती, सेवती। अब ये जो जितने भी दे रखे हैं ये सारे धातु रूप से संबंधी शब्द है। इनमें एक चीज गलत है, वो क्या, यहाँ पर सेवती, यहाँ पर सेवती नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, सेवते, इसलिए गलत शब्द हमारा यहाँ पर क्या है, सेवती। आगे देखते हैं फोर्थ में क्या दे रखा है,
मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखते, यानी कि हम यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर इससे मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। सबसे पहले देखो प्राप्य। प्राप्य का क्या मतलब होता है? पाना या प्राप्त करना। और इससे समानार्थक शब्द क्या है यहाँ पर? लबद्वा। लबद्वा का भी मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? कुशला। क्या दे रखा है? कुशलहा। अब कुशला का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने में सबसे अच्छा होना, कुशला। तो इसका समानार्थक शब्द यहाँ पर क्या है? दक्ष है, दक्षः। तो इसका मिलता जुलता क्या है यहाँ पर? दक्षः। उसके बाद है हर्षस्य। अब हर्षस्य का मतलब क्या होता है? खुशी। और इसका समानार्थक शब्द क्या बनेगा? प्रसन्नताया। हर्षस्य का मतलब भी खुशी और प्रसन्नताया का मतलब भी खुशी। अगला हमारा यहाँ पर क्या है? देहस्य। देहस्य का मतलब क्या होता है? शरीर। तो देहस्य का मतलब भी शरीर, और इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? शरीरस्य, मतलब ये भी शरीर का। देहस्य मतलब शरीर का, और ये भी शरीरस्य भी मतलब क्या होगा? शरीर का। उसके बाद वैद्यम। वैद्यम का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। ठीक है। पुराने समय में डॉक्टर को क्या बोलते थे? वैद्य बोलते थे। तो वैद्य का समानार्थक शब्द क्या है? चिकित्सकम। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्राप्य का क्या होगा? लबद्वा। कुशला का क्या हो जाएगा? दक्षा। हर्षस्य का क्या हो जाएगा? प्रसन्नताया। देहस्य का शरीरस्य। और वैद्यम का क्या हो जाएगा? चिकित्सकम। अब पांचवें में देखो क्या दे रखा हमें? अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदें लिखते, यानी कि हमें प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से क्या करना है? एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहले हमें प्रश्न दे रखा है कि मंचे काति बालकव्य उपविष्टा संति। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हैं? तो कितने बाल कवि बैठे हैं? चत्वारः, मतलब 4 बाल कवि बैठे हैं। के कोल्हालम कुर्वंती। के मतलब कौन? कोल्हालम मतलब शोर मचा रहे हैं, कुर्वंती मतलब कर रहे हैं। कौन शोर मचा रहे हैं? श्रोतारः मतलब सुनने वाले। अगला हमारा क्या दे रखा है कि गजाधर है कम उद्देश्यम काव्य प्रस्तुति। गजाधर नामक कवि की मतलब किस उद्देश्य से काव्य मतलब कविता को प्रस्तुति मतलब प्रस्तुत करता है। गजाधर नाम का कवि किस उद्देश्य से अपनी कविता को प्रस्तुत करता है? आधुनिकम वैदम, मतलब आज के डॉक्टर के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत करता है। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुत है, तो क्या आएगा? आधुनिकम वैदम, मतलब आज के वैद के रूप में अपनी कविता को प्रस्तुत करता है। अगला में दे रखा है कि तुंदिलय कस्य ऊपरी हस्तम अवर्त्यति। तुंदिल नाम का कवि किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है? अपना हाथ फेरता है, किसके ऊपर फेरता है अपना हाथ? तुंद से मतलब तो अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानी भवंती, मतलब शरीर संसार में क्या बार बार मिलता है? शरीरानी मतलब शरीर बार बार मिलता है। अगला इसमें क्या दे रखा है कि किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके हमें घी पीना चाहिए? श्रम करके, मतलब मेहनत करके हमें घी पीना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मंचे काति बाल कव्य उपविष्टा संति। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हैं? 4। चत्वारः मतलब 4 बाल कवि बैठे हैं। के कोल्हालम कुर्वंती, मतलब कौन शोर मचा रहे हैं? श्रोतारः मतलब सुनने वाले शोर मचा रहे हैं। गजाधर कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किस उद्देश्य से अपनी कविता को प्रस्तुत करता है? तो आधुनिकम वैदम। अगला इसमें तुंदिले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल नामक कवि किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है? तुंद से मतलब अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानी भवंती। संसार में क्या बार बार मिलता है? शरीरानी मतलब शरीर बार बार मिलता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके हमें घी पीना चाहिए? श्रम मतलब श्रम करके हमें घी पीना चाहिए।
अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि मंजूषात पदानी चित्वा कथाया पूर्ति कुरत, मतलब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को प्रयोग करते हुए हमें एक इस कथा को, मतलब इस कहानी को पूरा करना है। अब इस कहानी को समझे पहले एक बार वैसे ही इस कहानी को समझ लेते हैं कि आखिर इस कहानी में है क्या। देखो पुराने समय में एक राजा था जिसको ना एक जानवर बहुत पसंद था, मतलब प्रिय था। तो एक बार राजा क्या था, सो रहा था और वो जो बंदर था उसको अपने हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा था। ठीक है, तो जब उसको हवा कर रहा था एक मक्खी बार बार आके राजा के ऊपर बैठ रही थी और बार बार उसको पंखे से हटा रहा था। लेकिन उसने कई बार कोशिश की, वो बार बार फिर आके उसके ऊपर बैठ जाती। तो बंदर ने क्या किया, तलवार ली और तलवार मार दी उसको। मक्खी तो क्या हुआ, वो दूर चली गई लेकिन राजा का नाक कट गया। तो इसमें क्या बताया कि हमें मूर्खों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं, अब हमें फटाफट याद हो जाएगा। देखो पूरा एकस्य नृपस्य एक डैश वानर असीत। पुराने समय में एक राजा के पास एक प्रिय वानर था, प्रिय वानर असीत। उसके बाद एक दै नृपय डैश असीत, एक बार वह सो रहा था, मतलब सुप्त असीत, सो रहा था। वानर व्यजनेन तम अविज्यत, मतलब जो है बंदर हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा था। तो क्या आएगा इसमें, व्यजनेन। उसके बाद तदैव एका डैश मक्षिकाया, तब एक मक्षिका नृपस्य नासिकाम, मतलब उसकी नाक के ऊपर उपविशत यद्यपि वानर, मतलब उसकी नाक के ऊपर आके बैठ गई। यद्यपि वानर डैश व्यजनेन, मतलब बारंबार, मतलब जो बंदर था बार बार उसको उड़ा रहा था। निवार्यति सम, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिका मेव उपविष्टि सम, लेकिन वो मक्खी बार बार राजा के नाक के ऊपर आके बैठ रही थी, नासिका मेव। अंते स मक्षिका हंतु डैश प्रहारम अक्रोत, अंत में उसने मक्खी के ऊपर खड्गेन, मतलब तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्यत डैश गता, लेकिन मक्खी तो उड़कर दूरम, मतलब दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेन नृपस्य, मतलब तलवार के प्रहार से नासिका डैश अभवत, तलवार के प्रभाव से राजा का नाक कट गया, मतलब छिना अभवत, कट गया। अतः एवोच्यते मूर्छा जन स डैश नोचिता, इसलिए कहा गया है कि मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पूरा एकस्य नृपस्य प्रिय वानर असीत, पुराने समय में राजा के पास एक प्रिय जानवर था। एकदा नृप सुतः असीत, एक बार वह सो रहा था। वानर व्यजनेन तव अवजियत, और वानर जो बंदर उसको हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा था। तदैव एकम मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविष्टा यद्यपि वानरम वारम वारम व्यजनय तान निवार्यति सम, लेकिन एक मक्खी बार बार राजा के नाक के ऊपर आके बैठ रही थी और वह बार बार उसको उड़ा रहा था। तथा पुनः पुनः नृपस्य नासिका में उपविष्टा सम, बार बार उसके नाक के ऊपर आकर बैठ रही थी। अंत से मक्षिका हंतु खड्गेन प्रहारम अक्रोत, और अंत में उसने मक्खी के ऊपर तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्यत दूरम गता, लेकिन मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्न अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा का नाक कट गया। अतः एवोच्यते मूर्ख जन सह मित्रता नोचिता, इसलिए कहा गया है कि मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसमें 7th देखो हमें क्या दे रखा है कि विलोम पदानी योज्यता, हमें विलोम शब्द लिखने हैं। अब देखो अधः का मतलब क्या होता है, नीचे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपरी। अध मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। अंतः मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर। दुर्बुद्धते मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। सुबुद्धे मतलब अच्छी बुद्धि वाला। तो क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चय मतलब ऊंचा, और निश्चय मतलब नीचा। दुर्लभम मतलब कमजोर, सुलभम मतलब शक्तिशाली। तो अधः का क्या हो जाएगा, ऊपरी। अंतः मतलब अंदर, बहि का अंदर का क्या हो जाएगा, बहि मतलब बाहर। दुर्बुद्धे का सुबुद्धे।
उच्च मतलब ऊपर, नीचा मतलब नीचा, दुर्लभम मतलब कमजोर और सुलभम मतलब शक्तिशाली। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन के अभ्यास को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।